नमस्कार दोस्तों। आज हमारी करंट अफेयर्स जो आर के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी यूजफुल है, उसकी अगला वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं आर के एग्जाम के लिए, जो 11 फरवरी को होने वाला है, उसके अगली क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक जानते हैं कि इलाहाबाद के बाद कौशाम्बी पास, इलाहाबाद के बाद पास जो है कौशाम्बी जिला पड़ता है, उस ब्लॉक की रैंकिंग क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला स्थान इसका है। दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्थान, और सी तीसरा ऑप्शन है तीसरा स्थान, और चौथा ऑप्शन है डी चौथा स्थान। तो हमारा आंसर है बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक का जो है डेल्टा रैंकिंग में, जो ब्लॉक वाइज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें कौशाम्बी ब्लॉक का दूसरा स्थान है जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो उत्तर होगा वो सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में किस ब्लॉक ने नीति आयोग के अनुसार एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में सर्वोच्च स्थान जो डेल्टा रैंकिंग उसमें हासिल किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है तिरियानी कुमारम भीम ब्लॉक, और ऑप्शन बी है आसिफाबाद ब्लॉक, ऑप्शन सी है कौशाम्बी ब्लॉक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन होगा ए, तेलंगाना का तिरियानी कुमारम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित रैंकिंग में, ब्लॉक एस्पिरेशनल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस डॉक्यूमेंट्री ने यूनेस्को पुरस्कार जीता जो कि गया में एक बुनकरों की पटवा टोली है उस पर, उसके बारे में बनाया गया है? तो परिवर्तन के धागे उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एकता की आवाज, ऑप्शन सी है वॉइस ऑफ होप, और ऑप्शन डी है परंपरा के रंग। तो इसका आंसर होगा सी, वॉइस ऑफ होप। क्या होगा? वॉइस ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री गया में पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप में, जो क्रिकेट की अंडर 19 विश्व कप है होने वाला है, उसमें कानपुर से किस प्लेयर को चुना गया है? ये हमारे उत्तर प्रदेश के स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आदित्य सिंह, आदर्श सिंह, अंकित कुमार, और ऑप्शन डी है अर्जुन शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श सिंह। कानपुर के आदर्श सिंह है, इनको अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला है उसमें चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगरा और मथुरा के बीच यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। आप लोग जानते होंगे कि आगरा में ताजमहल है और मथुरा में वृंदावन है, जो कृष्ण की जन्मस्थली है। उसके बीच जो है पर्यटकों की सुविधा के लिए और पर्यटन को और अधिक बढ़ाने के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जयवीर सिंह, ऑप्शन बी है राजस एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, और ऑप्शन सी है पर्यटन विभाग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजवीर सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पर्यटन विभाग ने आगरा और मथुरा के बीच यात्रा के लिए, अगला क्वेश्चन है,
कि हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने के लिए किसके साथ सहयोग किया? जो पर्यटन विभाग है, यह किस एजेंसी के साथ सहयोग करके हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान किया जा रहा है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला है जयवीर सिंह, राजस एरो स्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तीसरा है मथुरा नगर पालिका के साथ। और चौथा है एयर इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस एरो स्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग करके पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन विभाग ने इस सेवा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म एनएमसी कहते हैं, कि नए लोगों में किसे दर्शाया गया? इस पर आप हाल के समाचार जब आए आपने देखा होगा कि हाल में इसको लेकर विवाद हुआ था, इसके लोगों को, कि लोगो बदल दिया गया था और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जो एक प्रख्यात चिकित्सक प्राचीन काल में माने जाते थे या देवता के रूप में माने जाते थे, उनका चिन्ह लगाया गया, जिसके कारण जो है ये विवाद में आया था। तो पहला ऑप्शन है इसका भगवान शिव का है, दूसरा है भगवान हनुमान का, तीसरा है भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में, या देवी लक्ष्मी का, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, उनका जो है फोटो इस लोगो में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के किस राज्य में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? हाल ही में आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए जो है वो कौन सा आदिवासी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तर ए है। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना में जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे आदिवासियों की शिक्षा दीक्षा को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। और इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि हमारी साक्षरता दर में वृद्धि होगी, चूंकि आदिवासियों में साक्षरता दर का स्तर बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 9 है कृषि 24/7 हाल ही में खबरों में देखा गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो कृषि 24/7 हाल ही में खबरों में देखा गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निजी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, पहला ऑप्शन है निजी एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया पहला टीवी चैनल है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है स्वचालित कृषि समाचार निगरानी विश्लेषण के लिए पहला एआई संचालित समाधान है, या सी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ से परामर्श की सुविधा लेने के लिए इसका निर्माण किया गया है, या कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए पहली ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, स्वचालित कृषि समाचार निगरानी विश्लेषण के लिए पहला एआई संचालित समाधान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यह समाधान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वां काफी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइए, 5वां काफी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह भारत में हुआ था, इतना इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि यह भारत में हुआ था। तो 5वां काफी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, और ऑप्शन सी है बेंगलुरु, और ऑप्शन डी है अदिस अबाबा जो इथियोपिया की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है काफी सम्मेलन, विश्व काफी सम्मेलन हुआ था। और कौन सा काफी सम्मेलन था? 5वां काफी सम्मेलन। और भारत में 2 तरह की कॉफी पाई जाती है, पहली है अरेबिका, 2 किस्में हैं अरेबिका, और दूसरी है रोबस्टा। ठीक है, इस 2 प्रकार की कॉफी का उत्पादन भारत में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ग्राम मानचित्र जीआईएस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादकता की निगरानी करना, गांवों के लिए डिजिटल मानचित्र बनाना,
और तीसरा या सी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक सुधारों को लागू करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। गांव के लिए डिजिटल मानचित्र बनाना। गांव के लिए डिजिटल मानचित्र इसलिए बनाया जाता है कि आपने भूमि विवाद से संबंधित या खेतों से संबंधित विवाद होते हैं तो उसका भारत सरकार जो है ड्रोन के माध्यम से या किसी माध्यम से अब गांव का मानचित्र बनाने पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गांव के लिए डिजिटल मानचित्र बनाना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये केवल एक हफ्ते के हैं। 8 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनसे छाट कर लाया गया आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है कि जिससे एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। इसलिए आप केयरफुली इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कौन से आंसर हैं सही है इसका जवाब देने का भी प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एम एक्शन सॉफ्ट मोबाइल आधारित समाधान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एम एक्शन सॉफ्ट मोबाइल आधारित समाधान का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उसके लिए है। परियोजना परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग करना, उसके संबंध में है। या ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, ऑप्शन सी ये सही है। या स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन की बात करता है ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अरे सॉरी, ऑप्शन बी इसका है परियोजना परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग करना इसका उद्देश्य है। क्या? एम एक्शन सॉफ्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मेरा गांव मेरी धरोहर, क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? संस्कृति इसका क्वेश्चन और बन सकता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यहां आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तो आप यहाँ ये भी ध्यान देते चलिए, या हम बताते भी चलेंगे बीच बीच में कि एक क्वेश्चन से और कई अन्य तरह के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है गांव की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और परिलेखित करना। और ग्रामीण, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका और तीसरा ऑप्शन डी है ग्रामीण समुदायों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और प्रलेखित करना इसका उद्देश्य है। कौन सा? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा सांस्कृतिक मानचित्रण कार्यक्रम का समन्वय किस राष्ट्रीय मिशन के तहत किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा सांस्कृतिक मानचित्र कार्यक्रम का समन्वय किस राष्ट्रीय मिशन के तहत किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, या ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत मिशन, या ऑप्शन सी मेरा गांव मेरी धरोहर, या हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि मेरा गांव मेरी धरोहर इसके माध्यम से किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को बढ़ाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन? रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को समाधान के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, आइए फिर से देखते हैं, पेज चला गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को बढ़ाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी। देखिए यहाँ पे बीजेपी का नाम भी आ गया, तो आप लोग पॉलिटिकली एक्टिव होंगे तो जानते होंगे बीजेपी क्या है। फिर स्वच्छ भारत अभियान और ऑप्शन डी है मातृत्व कल्याण योजना। तो रसायन उर्वरक मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है ऑप्शन बी जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी। ये ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पूरे भारत में जन औषधि योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन किस रियायती मूल्य पर उपलब्ध है? तो सरकारी योजना है तो आप जानते होंगे कि बहुत ही कम दाम में इसकी उपलब्धता होगी। तो आइए, पहला ऑप्शन है 5 रुपए प्रति पैड, दूसरा ऑप्शन है 10 रुपए प्रति पैड, और ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन है 1 रुपए प्रति पैड, और चौथा ऑप्शन है 2 रुपए प्रति पैड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 रुपए प्रति पैड का वितरण किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन वॉयज 2050 क्या? ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, या ऑप्शन सी नवीन ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन डी रेड स्काई परियोजना। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। क्या होगा? जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कि समुद्र में जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिससे जहाजों से कम पर्यावरण उसका प्रदूषित हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 कौन सी समिट? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का चयनित विषय क्या है? मतलब इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात का भविष्य, दूसरा है वाइब्रेंट फ्यूचर, और तीसरा ऑप्शन है गुजरात ग्लोबल स्ट्रेटजी, या चौथा ऑप्शन है गेटवे टू द फ्यूचर। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि मानव के जो भी अधिकार हैं, राइट्स है, उसको लेकर जो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसे महिलाओं का अधिकार हुआ, बच्चों का अधिकार हुआ, कुछ लोगों के बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार का अधिकार होना चाहिए। इस तरह के जितने भी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संविधान में आपने पढ़ा भी होगा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो उसी तरह एक मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ए ऑप्शन है क्या, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? AIDS, एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर, या ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर को वैश्विक मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में WHO ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में काला जार एक बीमारी होती है जो मच्छरों से होती है, को खत्म करने के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की है? किसने?
WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने सुना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें भारत स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है WHO, उसके द्वारा काला आजार जो है मच्छरों से होता है। किससे होता है? मच्छरों से फैलता है। इसको आधिकारिक तौर पर, मतलब खत्म करने के लिए आधिकारिक तौर पर किस देश को मान्यता प्रदान की गई है? भूटान को, बांग्लादेश को ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है श्रीलंका, और ऑप्शन डी है नेपाल। तो सोचिए, हमारा इंडिया नहीं है इसमें, और बांग्लादेश को इससे पूर्णतः मुक्त कर दिया, मान लिया गया कि बांग्लादेश में कालाजार के मरीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, चीन ने किस उद्देश्य के लिए डीप अंडरग्राउंड, क्या डीप अंडरग्राउंड, किस उद्देश्य के लिए डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DURF लॉन्च की है? भूमिगत भौतिकी प्रयोगों के लिए। किसके लिए? भूमिगत भौतिकी प्रयोगों के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डार्क मैटर की वैश्विक खोज के लिए, और ऑप्शन सी है अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए, या ऑप्शन डी है जैव विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन बी हो जाएगा डार्क मैटर की वैश्विक खोज के लिए। डार्क मैटर जो होता है, जो डार्क मैटर क्या होता है कि डार्क मैटर एक अंधेरा पदार्थ होता है जो कि प्रकाश से या किसी चीज से बहुत क्रिया नहीं करता, चुंबकत्व से जो है इसका पता नहीं चलता है, रेडियो एक्टिव किरणों से भी इसका बहुत पता नहीं चलता। तो इसकी खोज के लिए, क्योंकि विश्व में माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक अगर किसी मैटर की उपस्थिति है तो वो है डार्क मैटर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में बहुत उच्च, ठीक है, बहुत उच्च प्रदर्शन श्रेणी के भीतर भारत कितने स्थान पर है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में बहुत उच्च प्रदर्शन श्रेणी के भीतर भारत कितने स्थान पर है? ये दिखाता है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन सूचकांक में एक अच्छे खासी रैंक प्राप्त की होगी, अर्थात इस क्षेत्र में उसने बहुत अधिक अच्छे और कार्य किए हैं। आपने देखा भी होगा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी कार्य कर रहा है, उसका सेंटर भी है गुरुग्राम में बना है। ठीक है, सौर ऊर्जा संगठन का। तो इसमें पहला स्थान है, दूसरा स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, या चौथे स्थान पे है? तो अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान जो है वो खाली है, दूसरा स्थान भी जो है वो खाली रखा गया है। मतलब जो मानक निर्धारित किए गए उस सूचकांक के लिए न पहले स्थान पर कोई पहुंच पाया है, न दूसरे स्थान पर पहुंच पाया है, और तीसरा स्थान भी इसका खाली है। ठीक है, और इसके बाद चौथे स्थान पे है कौन सा देश है? डेनमार्क। इसी तरह अगर देखा जाए तो सातवें स्थान पर, कौन से स्थान पर? सातवें स्थान पर भारत है। ठीक है, सातवें स्थान पर कौन है? भारत। 5, 6, 7, सातवें स्थान पर भारत है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चौथा दिया है कि चौथे स्थान पर। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 स्थान खाली हैं। अगर 3 स्थान को जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह यह सातवें स्थान पर है। लेकिन अगर इस रिक्त स्थानों को छोड़ देंगे, केवल देशों को लेंगे कि कौन कौन से देश पे कौन से देश हैं, तो चौथे पे आपका हो गया, या पहले पे आपका हो गया डेनमार्क, दूसरे पे कोई दूसरा देश आ जाएगा, और छठे स्थान पे कोई, मतलब तीसरे पे कोई दूसरा देश, और इस तरह से चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा? भारत। वैसे तो सातवां है, लेकिन 3 ऊपर रिक्त है, इसलिए भारत क्या है? चौथे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे स्थान पर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष प्रदर्शक देश कौन है? अभी हमने आपको पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि शीर्ष प्रदर्शक देश कौन है। भारत, डेनमार्क, चीन या अमेरिका? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर कई वर्षों से जो है डेनमार्क ने कब्जा जमाया हुआ है, मतलब वह इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है। विश्व निवेश सम्मेलन कहां होगा? विश्व निवेश सम्मेलन कहां होगा? नई दिल्ली में, या यशोभूमि में, या मुंबई में, या बंगलौर में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यशोभूमि। यशोभूमि में इसका सम्मेलन होगा और यशोभूमि क्या है? भारत में है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन भारत के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इस वर्ष के विश्व निवेश सम्मेलन, इस वर्ष के विश्व निवेश सम्मेलन का मुख्य बिंदु और थीम क्या है? ठीक है, इस वर्ष के निवेश सम्मेलन का मुख्य बिंदु या थीम क्या है? किसका? विश्व निवेश सम्मेलन का। विश्व निवेश की प्रमोशन या का प्रमोशन, इन्वेस्टर्स की ऊर्जा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है इन्वेस्टर्स के सशक्तिकरण, या ऑप्शन डी है इन्वेस्टर प्रोग्राम का नेतृत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? इन्वेस्टर की सशक्तिकरण की थीम है इसका, इस प्रोग्राम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्वेश्चन नंबर 26, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, सॉरी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। किसने किया है? तो आप जानते हैं कि जो खेल मंत्री हमारे हैं उन्होंने ही किया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या गृह मंत्री अमित शाह ने, या ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर ने जो खेल मंत्री हैं, या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। किसको? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, पैरा गेम्स का, सॉरी पैरा गेम्स का। क्वेश्चन नंबर 28, विकसित भारत एट द 2047, ठीक है, युवाओं की आवाज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये है विकसित भारत 2047 एट द 2047, युवाओं की आवाज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उसको लेकर के तरह तरह की नई नई पहलों का आगाज होता रहता है। तो इसमें विद्यार्थियों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका है भारत के युवाओं को देश की योजनाओं में शामिल करना, ठीक है, और ऑप्शन सी है युवा समृद्धि कार्यक्रम शुरू करना, या ऑप्शन डी युवाओं को रोजगार प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के युवाओं को देश की योजनाओं में शामिल करना। क्यों युवाओं को शामिल करने की बात की जा रही है? क्योंकि युवा क्या है, उनके पास नए विचार होते हैं, ठीक है, वो रिसर्च करते हैं, नई चीजें उनके दिमाग में आती है, नवाचार का भाव होता है। इसलिए देश की युवाओं को योजनाओं में या योजनाओं के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में शामिल करने की बात की जाती है, ताकि वो द्रुत गति से भारत विकास कर सके और विकसित देश की श्रेणी में जा सके। कब तक? 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 29, 29,
यूएआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूएआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे आपको लग रहा होगा कि एआई से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न है। पहला है ऑप्शन ए, न्यूरल नेटवर्क विकसित करना। क्या? न्यूरल नेटवर्क विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है कि ई गवर्नेंस को समर्थन करना। या ऑप्शन सी है एआई के कौशल से लैस करना। या ऑप्शन डी है रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रगति करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एआई के कौशल से लैस करना, क्योंकि आजकल दुनिया एआई के माध्यम से सारे कार्य करने की ओर बहुत तेजी से चल रही है, प्रगति कर रही है। इसलिए भारत को भी इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और इसी को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में अपने कदम रख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यूएआई वाईयूवी एआई कार्यक्रम किसको ध्यान में रखता है? सभी आयु समूह के लोगों को। ऑप्शन बी है शिक्षकों और प्रोफेशनल्स को। ऑप्शन सी है केवल सरकारी कर्मचारी को। या ऑप्शन डी है कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को। चूंकि कक्षा 8 से 12 तक के छात्र नवीन होते हैं, उनमें कुछ भी भरा जा सकता है या कुछ भी ज्ञान की बातें दी जा सकती है, उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता उसकी अधिक होती है, ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है इस उम्र के बच्चों में। तो इसलिए एआई कौशल का विकास इनमें तेजी से हो, इसके लिए कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को इसमें शामिल किया गया। किसमें? यूएआई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक, क्वेश्चन नंबर 31 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023 शुरू हुआ। कहां पे शुरू हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली। ऑप्शन बी है मुंबई। ऑप्शन सी है बेंगलुरु। और ऑप्शन डी है हैदराबाद। क्या है? ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कैसा लग रहा है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जो दिए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण लग रहे हैं? काफी लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ठीक है, ये स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट है, यह किस संगठन द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, या सी विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। COP 28 के समय जो है इसको जारी किया गया था। ठीक है, COP 28 कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था इस बार का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी झट से झट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसका होगा ऑप्शन सही। ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, या ऑप्शन सी डी 16 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 किस दो देशों को या किन दो देशों के बीच हो रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 क्या है? विनबैक्स 2023 किन दो देशों के बीच हो रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच, या भारत और बांग्लादेश के बीच, या ऑप्शन सी है भारत और वियतनाम के बीच,
या ऑप्शन डी भारत और नेपाल के बीच। तो विन बैक्स जो है इसके पहले भारत में हुआ था, अब यह क्या है, इस बार वियतनाम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वियतनाम में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच विन बैक्स 2023 का हो रहा है क्या, युद्धाभ्यास। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA, क्या, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किस सरकारी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इसको भी COP 28 के तहत शुरू किया गया था, वहीं भारत ने खुद शुरू किया था इसको। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, पर्यावरण वन्य जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है, या गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, ऐसे 50+ क्वेश्चनों को आपको हर हफ्ते कराया जाए। हमने ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्हीं डेट से संबंधित है, उनको ही हम यहाँ लेकर आए हैं, जो भी 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत दुबई में COP 28 में शुरू किया गया था। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किस शहर में हो रहा है। क्या, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP का निर्माण किस शहर में हो रहा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पुणे, और ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन है नागपुर, और ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन का सही है। तो नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में जो है द्रुत गति से परिवहन, क्या हो, द्रुत गति से परिवहन किनका, सामानों का, मतलब माल ढोने के सामानों का द्रुत गति से परिवहन हो, इसके लिए आपका रेलवे, रोड, एयर फैसिलिटी प्रदान की जाती है, और साथ ही इस क्षेत्र में गोदामों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, गोदामों की, इन सामानों को रखने के लिए कि अगर सामान सुरक्षित हो गए और जल्दी जल्दी इनका परिवहन हो सके और एक जगह से दूसरे जगह जल्दी जल्दी जा सके। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण सर कहाँ हो रहा है, नागपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्वेश्चन नंबर 37 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2021 तक विश्व भर में सड़क यातायात में, किसमें, सड़क यातायात में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2021 तक विश्व भर में सड़क यातायात में मौतों में कितनी कमी हुई है, मतलब जो एक्सीडेंट होते हैं उससे जो लोग मरते हैं उसमें कितनी कमी हुई है। पहला ऑप्शन है ए 1%, दूसरा ऑप्शन है 5%, ऑप्शन सी है 10%, और ऑप्शन डी है 15%। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5% की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2010 से लेकर के 2021 के बीच, किसके बीच, 2010 से लेकर 2021 के बीच, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में मृत्यु दर में कितनी वृद्धि हुई। ऊपर हमने देखा 5% की कमी हुई, लेकिन
इसी अवधि में भारत में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है, ऐसी कौन बताता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। तो प्रश्न पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहला ऑप्शन है 5% की, दूसरा ऑप्शन है 10% की, तीसरा ऑप्शन या सी ऑप्शन है 15% की, और ऑप्शन डी है 20% की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% की वृद्धि देखी गई है। मतलब 15% विश्व की अपेक्षा में 15% लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा मर रहे हैं। कहां पे? सड़क दुर्घटनाओं में। क्वेश्चन नंबर 39, इसरो के अध्यक्ष के अनुसार, किसके अनुसार? इसरो के अध्यक्ष के अनुसार विशेष रूप से, इसरो के अध्यक्ष के अनुसार विशेष रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, सॉरी, इसरो के अध्ययन के अनुसार विशेष रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में एरोसेल के स्तर में वृद्धि हुई है? किसके? एरोसेल के स्तर में वृद्धि हुई, किसके अनुसार? इसरो द्वारा अध्ययन किया गया है। तो पहला ऑप्शन हो गया भारत गंगा के मैदान में, जो भारत का गंगा मैदान है, बांग्लादेश का नहीं, भारत के गंगा मैदान में हुई है, जो गंगा का क्षेत्र है। या ऑप्शन बी हिमालय की तलहटी में, ठीक है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, मतलब भारत के गंगा मैदान में वृद्धि हुई है और हिमालय की तलहटी में, किसकी? एरोसोल की। ठीक है, एरोसोल का मतलब होता है धूल के कण जो होते हैं, जैसे में धूल के भी कण होते हैं एरोसोल में, ठीक है। इसके अलावा राख के कण होते हैं, चट्टानों जो क्रसर होते हैं उनके भी कण होते हैं, ठीक है, कण, चट्टानों से निकलने वाले, पत्थरों से निकलने वाले। और इसके अलावा आपकी पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से भी एरोसेल धूलकण निकलते हैं, जिनको मापा किसमें जाता है? PM10 बोलाता है, PM10। ये मिलीमीटर एक तरह से होता है, PM10 या माइक्रोमीटर कह सकते हैं इसको, या PM2.5 में मापा जाता है। दो हैं, दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है इनका। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टोसाइड टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्टोसाइड टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक दवा से संबंधित है, डायबिटीज के लिए, हृदय रोग के लिए, या रेडियोथेरेपी से गुजर रहे रोगियों के लिए। आपने देखा होगा कि जिनको कैंसर हो जाता है, चाहे ब्रेन ट्यूमर में, चाहे कहीं भी कैंसर हो जाता है शरीर में, तो उनको रेडियोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। उसमें कोबाल्ट किरणों को डाला जाता है रेडियोथेरेपी में। किसको? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक तत्व होता है, ठीक है। इस पदार्थ से किरणें निकलती हैं, ठीक है। इन किरणों का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, या माइग्रेन के लिए, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रेडियोथेरेपी, ऑप्शन सी, रेडियोथेरेपी से गुजर रहे रोगियों के लिए एक्टोसाइड टैबलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पिन्ना नोबिलिस क्या है? अभी समाचारों, हाल ही समाचारों में पिन्ना नोबिलिस क्या है, इसके बारे में चर्चा में था। तो पहला ऑप्शन है एक फल है, ठीक है। क्या है? पिन्ना नोबिलिस एक फल है, एक फल है। ऑप्शन बी है विशाल क्लैम सीपी है। सीपी आप लोग जानते ही होंगे, घोंघा सीपी बोला जाता है। तो जनरली समुद्र की बात की जा रही है यहाँ पे, समुद्री सीपी की, क्योंकि वही बहुत विशाल होते हैं। ऑप्शन सी है विशेष प्रकार की एक मछली है। क्या? विशेष प्रकार की एक मछली है। या डी भूमि का नाम, क्या? पिन्ना नोबिलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विशाल क्लैम या सीपी है। आंसर सी इसका सही हो जाएगा, विशाल क्लैम सीपी है। ये सीपी जो है विलुप्त हो गई थी। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। किससे? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी।
यह विशाल सीपी जो है भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सी है। भूमध्य सागर आप जानते होंगे, भूमध्य सागर के पास एड्रियाटिक सी है। ये इटली है आपका, क्या है, इटली। ये है आपका एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये आपका इटली है। यहाँ आपका जो है अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। 30 वाले भाग में जो है ये पाई गई है काफी वर्षों बाद। 2016 से इसको विलुप्त माना गया था। 2016 से ये दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब जाके ये सीपी दिखाई दे रही है। और इस सीपी की लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी होती है, लगभग 1 मीटर होती है, 1 मीटर हो गई थी और यह विलुप्त हो गई है। तो ये एड्रियाटिक सागर में दोबारा से दिखाई दी है। कौन सा, एड्रियाटिक सागर में। यहाँ एक देश पड़ता है क्रोएशिया। कौन सा देश है, क्रोएशिया। फुटबॉल के क्षेत्र में काफी जाना माना नाम है। पिछली बार इसने सेमीफाइनल भी वर्ल्ड कप का खेला था। क्रोएशिया देश के पास एड्रियाटिक सागर में, मतलब भूमध्य सागर का एक भाग है एड्रियाटिक सागर, उसी में यह दोबारा से दिखाई दी है विशाल क्लैम सीपी। एक घोंगे की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एआई संचालित अनुवाद उपकरण सुवस का उपयोग किया है। किसका, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एआई संचालित अनुवाद उपकरण सुवस का उपयोग किया है। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा अनुदान विवादों में, ऑप्शन बी हो जाएगा कानूनी कार्रवाई में क्षेत्रीय भाषा के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा तलाक के माध्यम से संबंधों को तोड़ने के लिए, या ऑप्शन डी सुलह के मामलों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो सुवस किया गया है, जो एआई संचालित है, इसका उत्तर हो जाएगा कानूनी कार्रवाई में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग। आप लोग जानते हैं कि जो कानूनी भाषा होती है सुप्रीम कोर्ट की या किसी की, बड़ी कठिन होती है, जल्दी से समझ में नहीं आती है। क्या होती है, कठिन होती है। और अधिकतर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई या हाई कोर्ट की कार्रवाई इंग्लिश में ही चलती है। तो इससे क्या होता है कि अन्य राज्यों में, आप जानते हैं कि भारत में लगभग अधिकतर राज्यों में जो है उनकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। तो उनको सुनने या समझने के लिए कोर्ट के निर्णय को, कोर्ट के कानून को क्षेत्रीय भाषाओं में उस निर्णय को सुनाने या जानने की बात किससे की गई, एआई के माध्यम से उनको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इससे किससे, सुवस से। क्वेश्चन नंबर 43, अमृत प्रौद्योगिकी को किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है। अमृत प्रौद्योगिकी हाल ही समाचारों में था। अमृत प्रौद्योगिकी को किस उद्देश्य के लिए से विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, ऑप्शन सी है पानी से आर्सेनिक, धातु और आयनों का हटाने के लिए, स्थायी ऊर्जा स्रोतों का, ऑप्शन डी है स्थायी ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए। तो जल्दी से फटाफट बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। किसका, अमृत प्रौद्योगिकी, क्या नाम है इसका, अमृत प्रौद्योगिकी का उपयोग पानी से आर्सेनिक और अन्य विषैली धातुओं को हटाने के लिए किया जाएगा। जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक धातु जो पाई जाती है पानी में, इससे कैंसर होने की काफी संभावना होती है। क्या होने की, कैंसर होने की संभावना होती है। साथ ही श्वसन रोग भी हो जाता है और पेट संबंधित बीमारियां तो हो ही जाती हैं ऐसे पानी पीने में जिसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 44, उड़ीसा के बहरामपुर विश्वविद्यालय, कहां पे, ओडिशा के बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमोरचेस्टिया
क्या? डेमोरचेस्टिया एलानेसिस खोजी है। उड़ीसा के कहाँ के? बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमोरचेस्टिया एलोनिसस खोजी है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है समुद्री, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो झील समुद्र से कनेक्ट होगी वहीं समुद्री वातावरण होगा, तो इसका आंसर आप इससे लगा सकते हैं। क्वेश्चन में एक तरह से संकेत है इसका। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है लोकताल, ठीक है, लोकताल। दूसरा है चंद्रकानी जो झील है। तीसरा है चिल्का झील, या चौथा है सरस्वती कुंड। तो इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। पहला है लोकताल, दूसरा है चंद्रकानी, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है सरस्वती कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। यह कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के तट पे पाई जाती है। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील में जो है एम्फीपोड पाया गया है। एम्फीपोड एक तरह से झींगा, आपने सुना होगा। क्या होता है? झींगा। झींगा मछली सुना आपने? तो झींगा मछली की तरह ही दिखता है यह एम्फीपोड, ठीक है। इसका नाम क्या है उसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी नाम के नाम पूछ लेगा कि इस नाम का एम्फीपोड किस झील में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है ब्रैंडन हॉल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ब्रैंडन हॉल ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी क्या है? नेशनल पावर थर्मो कारपोरेशन। ये बिजली प्रदान करता है, एक सरकारी उद्यम है इसका, अरे सरकारी संस्था है या कंपनी है। सम्मानित किया गया है, किस लिए सम्मानित किया गया है? आइए देख लेते हैं। उद्यमिता में अग्रणी भूमिका के लिए, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्भुत नए अध्ययनों के लिए, या ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए, या ऑप्शन डी ऊर्जा के संगठन के संबंध में सबसे बेहतरीन कार्य के लिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ब्रैंडन हॉल ग्रुप। कौन सा? ब्रैंडन हॉल ग्रुप का प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, जम्मू और कश्मीर में कौन सा आयोग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को देखना है? जम्मू कश्मीर में हाल ही विवाद हुआ था 370 को लेकर, वहां विधानसभा गठित की जानी है जिसके लिए चुनाव भी होने हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके निर्णय आया था कि नहीं 370 धारा हटाई गई है, जो सही है, अस्थायी रूप से थी, उसको हटाना जरूरी था। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा आयोग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को देखना है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य और सुलह आयोग, ऑप्शन बी राज्य सुलह समिति, या ऑप्शन सी मानवाधिकारों का संवाद आयोग, या ऑप्शन डी न्यायिक निर्धारण समिति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य और सुलह आयोग। इसको शॉर्ट फॉर्म में TRC भी कहते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी पहले गठित हो चुका है, काफी कई देश हैं, तो अब भारत में जाकर गठित हुआ है जो मानवाधिकारों को घटनाओं को देखेगा। विशेषकर जम्मू कश्मीर में अभी इसका बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, पोम्पे रोग का कारण क्या है? कौन सा रोग? पोम्पे रोग। बड़ा फनी नाम है पोम्पे रोग। पोम्पे रोग का कारण क्या है जो इसे एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार बनाता है? पोम्पे रोग क्या है? यह एक अनुवांशिक रोग है। ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है कि पोम्पे रोग किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है, वायरस का रोग है, बैक्टीरिया का रोग है? तो एक अनुवांशिक रोग है। तो ऑप्शन ए है विटामिन डी की कमी से यह अनुवांशिक रोग होता है पोम्पे, या एंजाइम की एसिड अल्फा ग्लूकोसिड की कमी से, या आधुनिक जीवन शैली के कारण, या ऑप्शन डी है अशांति और तनाव के कारण इस तरह का रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, क्या पोम्पे रोग जो है किससे होता है, किसकी कमी से, एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी से होता है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है वह उसका अपचयन होने में समस्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, बाराकूडा क्या है जिसे भारत ने विकसित किया है, किसको, बाराकूडा क्या है जिसे भारत ने विकसित किया है, क्या है, विदेशी बैंक है, या सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव है, या ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, या ऑप्शन डी है अंतरिक्ष एजेंसी है। तो यह जो है वो सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव है जो केरल के, इसका केरल में इसका उद्घाटन किया गया है, समुद्र में भेजा गया है इसका, कहाँ पे, अलापुझा में, ठीक है, अलापुझा में। क्वेश्चन नंबर 49, हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 50 क्वेश्चन लगभग है इसमें। मालदीव ने भारत के साथ किस समझौते को समाप्त किया है, व्यापारिक समझौता, व्यापारिक सहमति समझौता। मालदीव में अभी नई सरकार बनी है जो चीन समर्थित सरकार मानी जाती है, जैसे भारत को लेकर उसके संबंधों में तनाव आ रहा है काफी, तो इसको देखते हुए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मालदीव ने भारत के साथ किस समझौते को समाप्त किया है, पहला है व्यापारिक सहमति समझौता, दूसरा है समुद्री सुरक्षा समझौता, तीसरा है या ऑप्शन सी है हाइड्रोग्राफी समझौता, या ऑप्शन डी है विज्ञान प्रौद्योगिकी समझौता। तो जल्दी से बताइए कौन सा ये है, फिर हम अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो इसका हो जाएगा समुद्री सुरक्षा समझौता, अरे सॉरी, ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफी समझौता, ठीक है, क्या है, हाइड्रोग्राफी समझौता, हाइड्रोग्राफी समझौता, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफी समझौता। इसको जो है उसने समाप्त कर दिया है, आगे मतलब अगले वर्षों में इससे समझौता नहीं होगा। क्या है हाइड्रोग्राफी समझौता, इसके तहत क्या था, भारत के साथ था, भारत ने जो है अपने आसपास के द्वीपीय देशों से, किससे, जितने द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, सेचलीज है, ठीक है, इस तरह जितने भी द्वीपीय देश हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है जो उनके कब्जे में है, वहां पर चट्टानों, समुद्री जीवों, ठीक है, कोरल रीफ्स जितनी होती हैं, क्या होती है, कोरल रीफ, पौधे जो समुद्री होते हैं, उनके अध्ययन के लिए समझौता किया था कि हम अध्ययन करेंगे इनका, ठीक है, केवल अध्ययन की बात हुई थी और उनको सुरक्षित करने की बात चल रही थी कि इनको सुरक्षा। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि इससे हमारी सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा नजर आता है, इसलिए चूंकि गतिविधियां होती रहती हैं भारत से यहाँ पे इनको लेकर के, तो खतरे के नाम पे, सुरक्षा खतरे के नाम पे उसने इसको समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोग्राफी समझौता। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, नोरो वायरस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, नोरो वायरस आजकल यूके, ब्रिटेन, यूरोप में काफी तेजी से फैल रहा है, नोरो वायरस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए है सर्दी जुकाम वायरस है, ठीक है, ऑप्शन बी है गर्मी का वायरस है, ऑप्शन सी है विंटर वोमेटिंग ब्लड है, अरे बग है, सॉरी ब्लड बग है, या संडी गर्मी और सर्दी का वायरस है। तो इस वायरस के कारण क्या होता है कि वोमेटिंग, उल्टी होती है, बहुत मिचली होती है, पेट में जलन होती है, पेट से संबंधित है रोग इस वायरस के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी विंटर वोमेटिंग बग, उल्टी मिचली होती है, इसका लक्षण है उल्टी मिचली होती है, पेट दर्द भी होता है हल्का सा, पेट दर्द, ठीक है इसमें। तो विंटर वोमेटिंग बग, नोरो वायरस को आमतौर पर विंटर वोमेटिंग बग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा करंट अफेयर्स जो आएगा, वीकली करंट अफेयर, वो जानते हैं कब से कब तक आएगा,
वो होगा 16 दिसंबर से, कहाँ से, 16 दिसंबर से ले करके 22 या 23 दिसंबर तक आएगा, 23 दिसंबर तक। यह वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में वीकली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीकली। तो यहाँ हमारा यह समाप्त हुआ 50 क्वेश्चन, जो इस हफ्ते के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब अगली वीडियो में हम अगले हफ्ते के क्वेश्चन लाएंगे आपको। तो इस तरह हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों को, और अधिक से अधिक देखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको आर में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप अधिक से अधिक सही कर सके। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 25 का 25 सही करने का प्रयास करिए, या 25 में से 22-23 तो सही ही करिए, कि तभी भी सिलेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल सिलेक्शन में, प्री के सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दें। तो इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते की वीडियो में करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों के साथ, ठीक है, नमस्कार।